हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त शान से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक किए थे, कुछ टॉपिक और करते हैं। करा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत और मेहनत करते रहना। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हालात कैसे हैं, लेकिन क्या करना है, आपको कभी हारना नहीं है। हालात कैसा भी हो, आपको मेहनत अपना क्या करना है, जारी रखना है। यदि आप मेहनत जारी रखेंगे हर हालात में, तो आपको 100 में 100 आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये तो हमारी गारंटी है। समय को मत देखिए कि समय कैसा है, बस मेहनत पर अपने फोकस करिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो करा वैद्युत सेल। वैद्युत सेल होता क्या है? तो वैद्युत सेल क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। यह वैद्युत परिपथ में क्या करती है, आवेश प्रवाह के या धारा प्रवाह को क्या करती है, निरंतर बनाए रखती है। तो ये हमारा क्या एक वैद्युत सेल है। यह क्या वैद्युत सेल है, ये क्या करेगा, धारा के प्रवाह को क्या करेगा, निरंतर बनाए रखता है। तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो वैद्युत सेल लिख सकते हैं, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या कर देती है। वैद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। वो क्या कहलाती है, वैद्युत सेल कहलाती है। या तो लिख सकते हैं कि यह किसी वैद्युत परिपथ में, यह किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह या आवेश के प्रवाह या वैद्युत धारा के प्रवाह को क्या करती है, या वैद्युत धारा के प्रवाह को, वैद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। क्या करती है, यह धारा के प्रवाह को क्या करती है, निरंतर बनाए रखता है। क्या कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। तो वैद्युत सेल बनता कैसे है, यहाँ पर एक वैद्युत सेल का सर्किट आपको दिखाया गया। ये तो क्या था, ये 3D में था। तो इसे क्या किया हमने, इसको हाथ से बनाया। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या करेंगे, बीकर लेंगे। बीकर में क्या करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। एक क्या होगा, पॉजिटिव, एक होगा क्या, धनावेश, और एक होगा हमारा क्या, एक हमारा होगा धनावेश और एक होगा ऋणावेश। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और क्या करेंगे, या एक बल्ब लगा देंगे और एक कुंजी से क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देंगे। धनावेश को क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और ऋणावेश को क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। धनावेश को क्या कहते हैं, एनोड, और ऋणावेश को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इनको, ये क्या है, ए और ये क्या है, आपस में एक दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड हैं। तो धारा का प्रवाह, और क्या इसमें क्या किया गया है, 2 इलेक्ट्रोड क्या करें, एक वैद्युत अपघट के विलय में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। तो क्या होता है, वह एक वैद्युत सेल बन जाता है। तो क्या ये है, इसमें क्या है, वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य।
दो इलेक्ट्रोडों को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट के विलयन में डुबो देने पर जो युक्ति बनती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह क्या होता है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो धारा का प्रवाह यहाँ पर क्या होगा, धनावेश से ऋणावेश की तरफ क्या होगा, यहाँ पर धारा का प्रवाह होगा। और इसके अंदर इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होगा, धारा का प्रवाह किधर होगा, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। इसके अंदर भी क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, किधर से, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। वैद्युत क्या होगा, बाह्य क्षेत्र में क्या होता है, धन से ऋण की तरफ, और अंदर में क्या होता है, ऋण से धन की तरफ। ये जो सेल होते हैं क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो वैद्युत सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये क्या है, जो कैथोड है इसे क्या कहेंगे, निगेटिव को क्या कहते हैं, कैथोड। जो माइनस वाला होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जो प्लस वाला क्या होता है उसे एनोड कहते हैं। इनको क्या किया गया, वैद्युत अपघट के क्या किया गया, विलयन में डुबोया गया। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा। जो क्या होगा, जो विलयन में जो प्रतिरोध काम करता है किसके, वैद्युत अपघट के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच जो क्या होता है, प्रतिरोध काम करता है, वो क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। इस सेल का क्या होता है, सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। तो वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल, वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है प्राथमिक सेल, पहला है प्राथमिक सेल, जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल। और दूसरा है द्वितीयक सेल, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक सेल, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल कहते हैं। जो हमारा प्राथमिक सेल होता है इसे क्या कर सकते हैं, पुनः अचार्ज नहीं कर सकते। जो प्राइमरी सेल है इसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा चार्ज करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है इसे क्या करते हैं, दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल कहते किसे हैं, कह प्राथमिक सेल वह सेल है, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय क्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब इसमें क्या होता है, एक तरफ से क्या होता है, आवेश जाता है, जो क्या होगा, एक तरफ से यह क्या होता है, इसमें क्रिया होता है। एक बार क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा ये चार्ज नहीं होगा, इसलिए क्या गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तित होती है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जो प्राथमिक सेल होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, दोबारा चार्ज नहीं किया। चार्ज आवेशित का मतलब क्या होता है, चार्ज नहीं किया सकता। इन सेलों को एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग नहीं किया सकता। जब चार्ज नहीं करेंगे तो दोबारा उपयोग होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो क्या कर सकते हैं, दोबारा हम क्या करते हैं, इसको चार्ज नहीं कर सकते। जब एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा क्या होगा, इसे फेंकना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए वोल्टी सेल, लैक्लांसी सेल और डेनियल सेल। ये जो क्या कहते हैं, हम घड़ी में सेल जो यूज करते हैं वो क्या होता है, दोबारा चार्ज होता है। जो हमारा बैटरी में सेल लगता है उसको दोबारा चार्ज करते हैं नहीं। तो ये सब सेल क्या हैं, हमारे प्राइमरी सेल हैं। फिर अगला है करा सेकेंडरी सेल, दो द्वितीयक सेल। करा इन सेलों में पहले विद्युत क्षेत्र में क्या कहते हैं, इन सेलों से पहले विद्युत स्रोत से विद्युत धारा भेजकर सेल को आवेशित किया था। सबसे पहले क्या करते हैं, सेल को चार्ज करते हैं। फिर इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब सेल को क्या करेंगे, चार्ज करते हैं। क्या ये एक सेल है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जब चार्ज कर देंगे तो क्या होगा, इसमें विद्युत ऊर्जा क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या होगा, इसमें इस सेल में क्या होगा, संग्रहित हो जाएगा। जब विद्युत ऊर्जा क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, इसमें संग्रहित हो जाएगा। फिर कह रहा है रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाती है, मतलब इकट्ठा हो जाती है। कह रहा अब सेल में संचित रासायनिक ऊर्जा की को आवश्यकता के अनुसार विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था। हमको जितना जरूरत होता है, जितना लोड होता है, एक बल्ब जलाना तो एक बल्ब, दो बल्ब जलाना दो बल्ब जलाते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, हमें क्या होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित
हो जाती है। इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब क्या, इन सेलों को बार बार यूज किया जा सकता है, मतलब पुनः आवेशित मतलब दोबारा चार्ज कर सकते हैं। एक बार चार्ज खत्म हुआ फिर चार्ज करेंगे, फिर चार्ज कर फिर खत्म हो जाए फिर चार्ज करके उपयोग करेंगे। लेकिन प्राइमरी सेल को क्या करेंगे, एक बार जैसे बनते समय जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता और उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा, जो ये हमारा सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है, इसको क्या कर सकते हैं, हम बार बार उपयोग कर सकते हैं चार्ज करके। इसमें हमारा उदाहरण है सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल। ये जो हमारा क्या है, बैटरी में सेल उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल में जो सेल होता है ये क्या होता है, बार बार इन्वर्टर की बैटरी वाली सेल क्या होगी, ये हमारे क्या होंगे, सेकेंडरी सेल के उदाहरण होते हैं। जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी वाले सेल हैं क्या, ये सब सेकेंडरी सेल के क्या हैं, उदाहरण हैं। इनको क्या करते हैं, हम दोबारा आवेशित कर सकते हैं, इसलिए क्या कहा गया, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। अब आइए निकालते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। कर एकांक आवेश को, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल होता है हमारा E बराबर W/Q। क्या होता है, हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है E बराबर W/Q। कर एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में क्या करेंगे, एक बार प्रवाहित करने में, मतलब ये जो हमारा क्या है, एकांक आवेश को क्या है, इस सेल सहित क्या करेंगे, ऐसे पूरे परिपथ में क्या करेंगे, एक बार प्रवाहित करने में किया गया कार्य, जो किया गया कार्य है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक होता है क्या, जूल प्रति कूलाम। तो इस सेल का क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा, E बराबर W/Q। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो लिख सकते हैं एकांक आवेश को, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में, एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये क्या कहलाता है, सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे क्या करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इसको कूलाम अब यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, कूलाम। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, जूल प्रति कूलाम।
या बोल्ट होता है। तो ई बराबर क्या होगा, W/Q। मतलब सेल सहित एक अंक आवेश को क्या करेंगे, सेल सहित पूरे परिपथ में क्या करेंगे, प्रवाहित करने में जो क्या होती है, जितनी कार्य करना पड़ेगा या जितनी ऊर्जा खर्च होती है क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर W/Q। तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, बीमी सूत्र बीमी सूत्र क्या होगा, W यानी कार्य का बीमा हो क्या होता है, क्या M/L2T-2 कार्य का बीमा और AT आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है। तो हो जाएगा M/L2T⁻³ इंटू A⁻⁻1 क्या हो गया, हमारा ये बीमा निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 1 वोल्ट वैद्युत वाहक बल किसे कहेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर W/Q, यदि Q बराबर क्या 1 कूलाम तथा W बराबर 1 जूल, तो E बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे कूलाम, या E बराबर हो जाए कितना, 1 वोल्ट। तो हमारा यहाँ से डेफिनीशन बन जाएगा, यदि 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में, 1 कूलाम आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में, परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में एक बार क्या करना, एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। तो सेल का जो वैद्युत वाहक बल क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यदि 1 कूलाम आवेश को क्या करें, उस परिपथ में क्या करें, एक बार प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जो किया गया कार्य क्या हो, 1 जूल हमें प्राप्त हो, तो कह सकते हैं कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, 1 वोल्ट है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इस सेल का परिपथ दिया, तो हमको क्या करना है, इसके टर्मिनलों पर विभवांतर, जो इसके टर्मिनल हैं इन पर क्या करना, हमको विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब इनके जो टर्मिनल है यहाँ पर क्या करना, हमको विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब V का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इनके टर्मिनल पर कितना विभव का अंतर होगा, इन दोनों टर्मिनल पर क्या होगा, इन दोनों टर्मिनलों के क्या होगा, विभव पर कितना क्या होगा, इनके विभव में क्या होगा, कितना अंतर होगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर होता क्या है। कर एकांक आवेश को सेल के क्या करना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ इस टर्मिनल से लेकर, यहाँ से इस टर्मिनल से लेकर क्या होगा, इस टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर, मतलब क्या करें, एक आवेश क्या करें, एक अंक आवेश को क्या करें, ऐसे इसमें क्या किया, ऐसे प्रवाहित किया कहाँ तक, यहाँ तक करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी के क्या कहते हैं, सेल का विभवांतर कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, इसको लिखते हैं डिफिनीशन। कह रहा है एकांक आवेश को, एकांक आवेश को
आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, मतलब अंतर परिपथ में, सिर्फ बाह्य परिपथ में, टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में किया गया कार्य बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर क्या करें, एक एकांक आवेश को क्या करें, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या करें, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल का क्या कहलाता, टर्मिनल विभवांतर कहलाता। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्या कहता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। तो भी बराबर क्या आ गया, W/Q। बस थोड़ा सा क्या है इसमें अंतर है। वो क्या था, पूरे परिपथ में प्रवाहित कर रहे थे, लेकिन क्या है, इसे को हम क्या कर रहे हैं, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पे सेल द्वारा किया गया जो कार्य क्या है, वह सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है। इसके मात्रक क्या कहेंगे, वोल्ट। और बीमी सूत्र सेम टू सेम, बीमी सूत्र क्या है, ml2। कार्य का बीमा सूत्र ml2 t-2। आवेश की बीमा क्या है, AT। तो क्या आ जाएगा, ml2 t⁻³ a⁻−1 a⁻−1। ये क्या हो गया, हमारा बीमी सूत्र निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कह सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, तो सेल के भीतर मान ली क्या, सेल को क्या कहते हैं, सेल के हम आंतरिक प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, क्या एक हमारा ये क्या है, ये सेल लग गया, ये सेल है, इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे हम प्रतिरोध बनाकर क्या करेंगे, एक छोटे से क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। इस प्रकार क्या कहते हैं, हम विद्युत सेल को क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्या, आंतरिक प्रतिरोध के साथ। तो इस प्रकार क्या, इस युक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह सेल के भीतर विद्युत अपघट्य,
सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य घोल के द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में, जो सेल के भीतर क्या करा है, जो वैद्युत अपघट्य है उसके घोल के द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा क्या, ये जो सेल है, सेल का इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वैद्युत अपघट्य, इसमें क्या वैद्युत अपघट्य, इसमें क्या है वैद्युत अपघट्य क्या भरे हुए हैं, इसमें क्या, इसमें वैद्युत अपघट्य क्या भरे हुए हैं। इसके कारण इस वैद्युत अपघट्य का क्या एक हम क्या दोनों सेलों के बीच क्या रहा है, एक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, दोनों के बीच क्या एक प्रतिरोध, जिसे क्या कहते हैं स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत अपघट्य के क्या कर रहा है मार्ग में, क्या कहते हैं वैद्युत धारा के मार्ग में क्या कहता है अवरोध उत्पन्न करता है, इसको क्या कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r से क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं। जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध हैं प्रभावित करने वाले क्या हैं, इसके कुछ कारक होते हैं। मतलब जो इसके आंतरिक प्रतिरोध को किसके कारण क्या हो सकता है, ये आंतरिक प्रतिरोध को कम किया जा या ज़्यादा हो सकता है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि क्या है इलेक्ट्रोड क्या है नज़दीक है तो प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और प्रतिरोध क्या है R के मान क्या है दूर है, मतलब इन दोनों के क्या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या अधिक है, तो R का मान क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, और नज़दीक होगा तो क्या हो जाएगा R का मान कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, तो उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है सीधे, या दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी घटेगी तो क्या होगा प्रतिरोध घटेगा। वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। जो क्या किया गया पानी में डूबा है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल खींचेगा उसका क्या होगा, ज़्यादा क्षेत्रफल खींचेगा तो क्या होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और कम क्षेत्रफल खींचेगा तो क्या होगा प्रतिरोध अधिक होगा। तो क्या कर रहा है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। सांद्रता मतलब क्या होना चाहिए विलयन क्या होगा, जितना गाढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका प्रतिरोध, और जितना हल्का होगा विलयन, जो क्या है हमारा जो वैद्युत अपघट्य है वो क्या होगा जितना ही हल्का होगा प्रतिरोध क्या होगा उतना ही कम होगा, और जितना क्या होगा विलयन सांद्रता अधिक होगी। सांद्रता अधिक का मतलब क्या गाढ़ा, और सांद्रता कम का मतलब क्या होगा हल्का। तो सांद्रता जितना अधिक होगा वो क्या होगा उतना ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसी है उस पर भी क्या करता है निर्भर करता है। फिर अगला है तो नोट पॉइंट में करा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। जो स्रोत है वह क्या है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है नियत नहीं रहेगा। जो हमारा सेल है उसका क्या होगा कभी भी आंतरिक प्रतिरोध क्या हो सकता है फिक्स नहीं रहेगा, बल्कि सेलों का उपयोग में लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता है। जो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा बढ़ता जाएगा। जब क्या होगा जैसा सेल क्या होगा डिस्चार्ज होगा उस तरह क्या होगा वैसे वैसे क्या होगा इसका प्रतिरोध क्या होगा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध द्वितीयक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है। जो हमारे क्या होते हैं प्राथमिक सेल होते हैं, जो प्राइमरी सेल होते हैं उनका प्रतिरोध उनका आंतरिक प्रतिरोध द्वितीयक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है। जो हमारे क्या है प्राथमिक सेल है उनका प्रतिरोध क्या होता है हमारे सेकेंडरी सेल के प्रतिरोध से क्या होता है अधिक होता है। प्राइमरी सेल का क्या होता है प्रतिरोध अधिक होता है आंतरिक प्रतिरोध, जबकि सेकेंडरी के क्या होते हैं कम होते हैं। आदर्श सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। यदि क्या है कोई आदर्श सेल है, आदर्श सेल बनाना संभव नहीं है, लेकिन क्या होते हैं जो आदर्श सेल होते हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है शून्य होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए जो कोचिंग पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। तो हमारा 2-3 लेक्चर में क्या होगा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे तीसरा, ये चौथा चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। बहुत ही शानदार चैप्टर है, और इसके क्या आगे बहुत ही शानदार टॉपिक अभी बचे हुए हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज, उसको हम आपको 3D डायग्राम से समझाएंगे, एकदम ग्राफिक के द्वारा। आप देखेंगे कहेंगे बहुत ही शानदार सर आपने समझाया है। तो
इसके लिए क्या कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको एक से बढ़कर एक टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।